मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से ये लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। आज हम सेकेंड ईयर के लेक्चर में चैप्टर नंबर 10, सेकेंड ईयर का लेक्चर है हमारा, चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 22। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब बच्चों को मालूम होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 10.2 शुरू की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी पार्ट हमने बोर्ड पे सॉल्व किया या फिर हमने कुछ इसमें लेक्चर्स मल्टीमीडिया पे भी किए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई थी कि डेफिनेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसकी वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिख दिया था बच्चों ने कमेंट्स में, वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था और वो भी आपने डिलीवर हो चुका है और आप बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हल हो चुकी होंगी। इसके साथ हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है इल्म की। इल्म के ख़जाने अल्लाह ने 2 चीज़ों में छुपा के रखे हुए हैं और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक है सफ़र। इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल से घर और घर से स्कूल का सफ़र है या फिर एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र। सफ़र किए बग़ैर इल्म नहीं आता। आप इरादा करें इल्म हासिल करने का और उसके लिए सफ़र करें। आजकल तो पाबंदी है, ये ना हो कि मेरे कहने के बाद आप निकल ही पड़ें, अभी घर में रहें। इसलिए आपको आपके घर में ही ये तालीम व तरबियत का प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने इल्म को सफ़र में छुपाया हुआ है। जब सफ़र करोगे तो इल्म हासिल होगा। और दूसरी चीज़ जिसमें इल्म मिलता है वो है भूख। भूख रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। जब सफ़र करते हैं तो सफ़र की मुश्किलात में सबसे अहम जो बात है वो है भूख। हर जगह खाना नहीं मिलता, हर जगह गाड़ी भी नहीं रुकती। एक जगह एक मुकर्ररा वक़्त पर आपको, उससे पहले अगर आपको भूख लग गई है तो बस ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा भी नहीं करते हम लोग। तो ये 2 चीज़ें, सफ़र और भूख, बर्दाश्त करें, इल्म हासिल होगा। इल्म की दुआ अपने रब से मांगे। ए अल्लाह, अरबी में कहेंगे अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार मुझे अता कर इल्मन नाफ़िअन, ए मेरे रब मुझे इल्म अता कर और ऐसा इल्म हो जो नाफ़े हो, नफ़े वाला हो, वासिअन और वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। आमीन। आज के लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या था, अगर बच्चों को याद हो तो? एरिया या फिर प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या था? पॉइंट या पॉइंट्स। नंबर 3 पैरामीटर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद है तो इन 3 पॉइंट्स या इस ट्रायंगल पर मुश्तमिल है।
जो पहले 4 सवाल आपने किए, पॉइंट मौजूद था और पैरामीटर मौजूद था। पॉइंट और पैरामीटर गिवन थे। आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स एंड पैरामीटर। क्लियर? ये पहले 4 सवाल थे। फिर इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस आगे भी आती रही कि और रही है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था उसमें उसने प्रोबेबिलिटी या एरिया दे दिया और पैरामीटर दे दिया और पॉइंट पूछ लिया। ये अगले 4 सवाल थे। 8 सवाल हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के। 8 सवालों के बाद अगले 4 सवाल या 5 सवाल क्या थे? पैरामीटर मालूम करना है जिसको हम म्यू और सिग्मा कहते हैं, और एरिया या प्रोबेबिलिटी गिवन थी और पॉइंट भी गिवन था। ये टॉपिक हम कर रहे हैं। पैरामीटर हमारे पास 2 होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ही पैरामीटर हैं, एक म्यू और दूसरा सिग्मा। म्यू और सिग्मा, इन दोनों में से कोई एक अननोन है और एक दे देता है। जैसे म्यू की कीमत दे दे और सिग्मा की कीमत अननोन हो तो आप फाइंड कर लें सिग्मा की वैल्यू, या फिर सिग्मा की कीमत वो दे दे और म्यू अननोन है तो आप मालूम करें, या फिर दोनों ही अननोन हो, म्यू भी अननोन सिग्मा भी अननोन, तो दोनों की कीमतें आपने मालूम करनी है। ये है हमारा तीसरा टॉपिक जो हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ म्यू मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ सिग्मा मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिर्फ सिग्मा मालूम करना है, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले जो 4 सवाल हमने किए उसकी प्रैक्टिस भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में और 10 के बी पार्ट में मौजूद है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिग्मा मीन मौजूद है और सिग्मा मालूम करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन शुरू किए, 12 हो गया, 13 हो गया, अब 13 का हम सी पार्ट करेंगे आज इंशाअल्लाह। तो इन सवालों में दोनों पैरामीटर्स मालूम करने, म्यू भी और सिग्मा भी। याद रखें कि जब 2 पैरामीटर्स मालूम करने होते हैं तो फिर 2 कंडीशंस देगा। एक पैरामीटर मालूम करना है तो एक ही कंडीशन गिवन होगी। तो बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट तक सारे सवालों के नोट्स तो बना लिए होंगे। आज हम 13 का सी पार्ट करते हैं। और मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 13 का सी पार्ट कर लिया है। अल्लाह करे मेरी ये खुशफहमी दुरुस्त हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और उसका सी पार्ट। द मैक्सिमम टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर 13 है और उसका सी पार्ट है। उसमें कहता है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन June 1st in a certain locality has been recorded and observed as normally distributed over the year. अब उसने कंडीशन दी about
15% of the time it is exceeded 30 degree and about 5% of the time it has been less than 20 degree. It has been less than 20 डिग्री। सवाल यहाँ से आगे पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सब कुछ आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप मुझे म्यू की कीमत बताएं और सिग्मा की कीमत बताएं, तो क्या बच्चों को मालूम है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर? जी बिल्कुल सही। हमने यही दोनों तो मालूम करने हैं। व्हाट इज़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा, यानी कि मीन और वेरिएंस तो हमने मालूम करने हैं, तो म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ही रखते हैं और सिग्मा इज़ इक्वल टू सिग्मा ही रखते हैं। अगर हम इसकी पहली कंडीशन पढ़ें, यहाँ से शुरू होती है, अबाउट 15% ऑफ इट्स टाइम एक्सीड 30 डिग्री। एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर देन, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम डायग्राम बनाते हैं। बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम जैसे मैंने बोर्ड पे बनाई या जैसे इसकी होती है, इस तरह की उनकी बनती नहीं है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे दरमियान में हम म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पैरेलल जेड एक्सिस है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मीन ऑलवेज 0 होता है। मैं बात कर रहा था कि बच्चे कहते हैं कि इस तरह की डायग्राम बनती नहीं है, तो बनाने के लिए फिर दिल लगाना पड़ता है। दिल से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ठीक बनेगी, बिल्कुल इसी तरह। पहली कंडीशन है अबाउट 15% ऑफ द टाइम इट हैज़ एक्सीडेड 30 डिग्री। 30 डिग्री और 30 डिग्री से एक्सीडेड कितने परसेंट? ओनली 15%। मतलब एक्सीडेड का मतलब है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन कहाँ से शुरू होता है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं या प्लस इन्फिनिटी से? प्लस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। प्लस इन्फिनिटी से शुरू करके कितने परसेंट तक जाना है हमने? 15% तक। तो हम यहाँ से अपना एरिया शेड करते हैं और शेड करते करते कहाँ तक जाएंगे? 15% तक। और वो तकरीबन हम राउंड अबाउट यहाँ पे कहते हैं कि ये 15% है। तो ये एरिया हमने शेड कर लिया। यहाँ पे 15% और 15% से आगे कितना, कहाँ से? वो है 30 डिग्री। ये लिखा हुआ है 30 डिग्री से एक्सीडेड, 30 डिग्री से ज़्यादा कितने परसेंट है? ओनली 15%। जब ग्रेटर देन की बात होती है तो
प्लस इन्फिनिटी से शुरू करके पीछे की तरफ आएंगे, और जब लेस देन की बात होगी तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है अबाउट 5% ऑफ द टाइम, अबाउट 5% ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन लेस देन 20 डिग्री। लेस देन की बात हो गई, हम माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और कितने परसेंट जाएंगे? ओनली 5%। और ये एरिया जो हमने शेड किया, ये एरिया है 5%, ये एरिया है 0.05 और ये वाला एरिया है 0.15, 15%। एरिया कहेंगे या प्रोबेबिलिटी कह लेते हैं, और यहाँ पे क्या वैल्यू है? वो है 20 डिग्री। अब हमारे पास ये 20 हमारे पास x है, क्योंकि x एक्सिस पर चल रहे हैं। ये जो 30 डिग्री है ये भी हमारे पास x है। x का मतलब है पॉइंट्स गिवन है। जब पॉइंट्स गिवन है और क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी। ये जो 0.05 और 0.15 है ये प्रोबेबिलिटी, मतलब एरिया गिवन है। तो मालूम पैरामीटर्स, दोनों पैरामीटर करने हैं। सवाल समझ आ चुका है बच्चों को। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम पहली कंडीशन को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो पहली कंडीशन है 30 और 30 से ग्रेटर देन, हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 30। कितना है जनाब? 0.15। ये हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमने इस तरफ, वहाँ पे बात है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 20 डिग्री। 20 और 20 से कम, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 आ गई। ये दो कंडीशंस हमने लिख ली। अब इन कंडीशन से हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और हमारे पास म्यू और सिग्मा आएगा। हमने दो अननोन वैल्यूज़ मालूम करनी है। हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए और उन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशंस मालूम करेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करके दोनों अननोन वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। जब प्रोबेबिलिटी में x आ जाता है तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं। कैसे बनता है? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है, लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? z लिखते हैं। z इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा ही लिखा रहने देंगे ओवर 0.15। जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाए तो हम जाते हैं थ्योरम के पास और थ्योरम से पूछते हैं कि इससे आगे क्या करें। थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी में जब भी z स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो और वो हो क्या? ग्रेटर देन हो, और a, तो इसको क्या लिखो? 1 माइनस फाई ऑफ a। 1 माइनस फाई ऑफ a लिख लो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वापस आते हैं प्रोबेबिलिटी, नहीं, हम इस पूरी रकम की जगह पे ये जो है ये, इसमें क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z यूज़ हो रहा है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ जी 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखेंगे और इज इक्वल टू 0.15। अब ये 0.15 इक्वेशन के इस तरफ और ये पूरी रकम इक्वेशन की दूसरी तरफ। इस पूरी रकम के साथ माइनस है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ आके माइनस। तो 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे फाई ऑफ 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब 1 में से जब
0.15 माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा 0.85 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इससे आगे मैं यहाँ पर करता हूँ इस साइड पे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.85। ये मैंने यहीं से इसको इस साइड पे और इसको दूसरी साइड पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, म्यू माइनस 30 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स और 0.85। जब हमारे पास फाई में आ जाए इन्वर्स तो हम क्या करते हैं, हम अपनी किताब में जाएंगे और किताब के लास्ट पेजेस, और मेरा ख्याल है 395, पेज नंबर 395, जी सब बच्चों ने पेज नंबर 395 ओपन करें। 295, टेबल नंबर 10, 295 और टेबल नंबर 10 है जिसके नीचे लिखा हुआ है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसके नीचे ZP इज इक्वल टू फाई इनवर्स P लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट में P की वैल्यू है, हमारे पास P की वैल्यू 0.85 है और P ये पहले कॉलम में है। पहले कॉलम में जब आप देखते हैं तो 0.0 से शुरू होता है, 0.34 तक जाएगा, हमें तो 0.85 चाहिए। अगला पेज 0.35 से शुरू होकर 0.74, हमें 0.85 आगे, हम इस पेज पे आ गए और 0.85 तीसरे ब्लॉक के पहली रो में 0.85 मिला और वहाँ पे 0 में देखेंगे, क्योंकि 0.85 के आगे 1 होता तो 1 के नीचे देखते, अभी 0 कुछ नहीं है तो 0 में देखेंगे। 1.036, 1.036। सब बच्चों को ये टेबल वैल्यू देखना आनी चाहिए, पेपर में आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी डिमांड पर। तो 0.85 को देखा तो 1.03, यहाँ पर जवाब आ गया 1.0364 और यहाँ पे है 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये सिग्मा इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 30 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.0364 और सिग्मा, और यहाँ पे लिखेंगे 30 इज इक्वल टू म्यू और प्लस 1.0364 और सिग्मा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करते हैं, और जब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उससे इक्वेशन 2 आएगी। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी में वेरिएबल x है तो x को हम किस में चेंज करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में। कैसे चेंज होगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.05। अब ये जो x माइनस म्यू है ये तो स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया, लिहाजा p इज इक्वल टू z इज लेस देन 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.05। जब प्रोबेबिलिटी में z यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ जाए तो हम थ्योरम के पास जाएंगे और थ्योरम से पूछेंगे कि z इज लेस देन a हो तो क्या लिखते हैं, तो फिर फाई ऑफ a लिखते हैं। अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई ऑफ 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.05। अब क्योंकि 1 में से माइनस नहीं करना, लिहाजा हम यहाँ से फाई को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इन्वर्स हो जाएगा। 20 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.05। यहाँ पे फिर फाई इन्वर्स आ गया, तो जब फाई इन्वर्स आएगा तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, पेज नंबर 295 बुक में वापस चले जाएं जल्दी से, टेबल नंबर 10
और उसमें p की वैल्यू देखेंगे 0.05 और मेरा ख्याल है पहले ब्लॉक की नहीं दूसरे ब्लॉक की पहले कॉलम में 0.05 मिलेगा आपको और वहाँ से अगर आप मुझे वैल्यूज़ देख के बताएं तो वो वैल्यू माइनस में होगी और -1.6449 -1.6449 ये वैल्यू z की होगी जो इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल -1.6449 और इसके पैरेलल हमने वैल्यू देखी थी 1.0364। अब ये सिग्मा इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे 20 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.6449 और साथ हम लिखते हैं सिग्मा। अब ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो क्या लिखेंगे हम, प्लस होगा तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू म्यू -1.6449 और सिग्मा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने सबसे पहले एक काम तो ये करना था कि दो कंडीशंस को डायग्राम में रिप्रेजेंट करके उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद दो इक्वेशंस मालूम कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों पैरामीटर्स आ जाएंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये सारा रेस करूँगा ताकि हमारे पास कुछ जगह आ जाए और उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आगे। ये उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं जी। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपके पास 30 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0364 सिग्मा, इट इज़ इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन है 20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.6449 सिग्मा, इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें। क्यों, म्यू दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 सेम हैं, दोनों के साइन भी सेम हैं। जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 30 20 म्यू प्लस माइनस 1.0364 सिग्मा 1.6449 सिग्मा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये प्लस, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। 30 में से 20 गए तो उम्मीद करता हूँ कि 10 हो जाएगा। इन दोनों को हमने जमा करना है। जमा करेंगे तो सिग्मा तो वैसे ही आएगा, 9 10 11 12 13 3 1 कैरी 6 4 10 और 1 फिर 1 कैरी 4 और 4 8, ये 6 और ये 2 और सिग्मा इज इक्वल टू 10/2.6813 और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/2.6183। तो आपके पास आ गया 3.729। सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में पूछा हुआ वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो सिग्मा पे स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी तरफ वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो स्क्वायर लेने से क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर। और 3.729 का कैलकुलेटर से ज़रा स्क्वायर लें।
तो वो आ जाएगा 13.9, 13.909। और आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं कि 13.91, तो इसे 13.91 राउंड करके आप लिख सकते हैं। इसके साथ सिग्मा स्क्वायर के साथ हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, म्यू की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 3.729 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करें और सॉल्व कर लें। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 ये है 30 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0364 और सिग्मा की जगह पे हम लिखेंगे 3.729। 3.729 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आया, 30 इज इक्वल टू म्यू प्लस, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.8647, 3.8647। अब आपने क्या करना है, 30 माइनस 3.8647 इज इक्वल टू म्यू। लिहाजा म्यू की क्या कीमत आ गई आपके पास, म्यू की कीमत जब 30 में से माइनस करेंगे 3.8647 तो 26.13, 26.13। तो आपके पास दोनों पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों के दोनों सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आप सब बच्चों को इस सवाल की समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे तरीके से। पुराने सवालों के तरह ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी पार्ट किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 13 का ए और बी पार्ट किया, बिल्कुल इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको सिखा पाऊँगा और अहम पॉइंट्स सीखने के बाद आपके ज़िम्मे कुछ काम लगा दूँगा कि इस क्वेश्चन को बाकी ख़ुद सॉल्व करें। इंशाअल्लाह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब लास्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी आपको सिखाऊंगा, उससे ये होगा कि आप अपने किए हुए काम में अपनी गलतियां तलाश कर सकेंगे कि हम कहाँ पे हमसे गलती हुई और ये गलती अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। और अगर गलती नहीं हुई तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, 14 का ए पार्ट। A man cut hazel twigs to make bean poles. He says that a stick is 240 centimeter long. In fact, the length of the stick follows a normal distribution. And अब कंडीशंस दी हुई हैं जनाब, 10% are
द लेंथ 250 सेंटीमीटर और मोर, 250 सेंटीमीटर और मोर, while 55% have a length over 240 सेंटीमीटर। सवाल यहाँ पे पूछ लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a stick picked at random is less than 235 सेंटीमीटर along। ये हमारा सवाल है। इस सवाल में उसने तो वैसे तो उसने जो बात पूछी है वो एक ही बात है, और वो बात है प्रोबेबिलिटी बताएं जी लेस देन 235, प्रोबेबिलिटी बताएं x इज़ लेस देन 235। लेकिन ये मालूम करने के लिए म्यू की कीमत और सिग्मा की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। पहले म्यू और सिग्मा की कीमत आपने मालूम करनी है, और उसके बाद आपने ये जो प्रोबेबिलिटी पूछी है लास्ट लाइन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टिक पिक्ड एट रैंडम लेस देन 235, लेस देन 235 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ये तो उस वक्त मालूम होगी जब हमारे पास पैरामीटर्स हों। हमारे पास क्वेश्चन में तो पैरामीटर्स ही नहीं है बल्कि कंडीशंस हैं। अब आपने क्या करना है, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए पहले पैरामीटर्स मालूम करें। और पैरामीटर्स कैसे मालूम होते हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने अभी पैरामीटर्स मालूम किए कि हमारे पास दो पैरामीटर्स मालूम करने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, और दो कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। पहली कंडीशन है 10% आर द लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर से मोर देन, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है 55% लेंथ ओवर द 240 सेंटीमीटर। ये दो कंडीशंस की मदद से आप दो इक्वेशंस बनाएं, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करें और म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लें। जब म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर उसके बाद जो पहले 4 सवाल किए थे हमने इस एक्सरसाइज में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 235, ये मालूम करें। ये सारा काम आपके ज़िम्मे दे के जा रहा हूँ। आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। ये आप घर से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहीं से ऑन थ्रू करेंगे, ताकि अगर जिन बच्चों ने काम किया होगा वो अपने काम को हमारे प्रोसीजर के साथ कंपेयर कर लेंगे, टैली कर लेंगे, अपनी गलतियों को काउंट कर लेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात सदा खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ख़ात्मा बिल ईमान हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।